A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम एक इम्पॉर्टेंट इंसान का इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। इनका नाम है अशोक कुमार। ये DIPR साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। जिनको नहीं पता DIPR तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपकी OIR बुकलेट और SRT, वैट, टैट इनकी डिजाइन करती है कि आपकी SSB में कैसे आएंगे। और इसके साथ इन्होंने SSB भोपाल में सर्व भी किया है। अब जरा जो इनका ये इंटरव्यू होने वाला है वो गेम चेंजिंग इंटरव्यू होने वाला है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसमें हमने ऐसी ऐसी बातें डिस्कस की हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट को ही पता होती है। जैसे कि वो आपकी पिक्चर को, PPNDT की पिक्चर को असेस करके कैसे डिसाइड करता है कि ये बंदा स्क्रीन होने लायक है कि नहीं। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि मान लो फिश मार्केट हो जाए और कोई नहीं बोल पाता तो फिर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे जज करते हैं कि अब किसको स्क्रीन करना है, किसको नहीं करना। इससे पहले हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था इनका, जिसका थंबनेल था SSB साइकोलॉजिस्ट रिवील इनसाइड स्टोरी ऑफ SSB। इसमें आपने करीबन 60,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा और मैसिव रिस्पांस मिला है सिर्फ 2 हफ्तों में। तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो इसको देखो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे हम PPNDT स्टोरी को लिखें और उसमें हमने ये इन दोनों पिक्चर को भी डिस्कस किया था जो कि एक डिवास्टेटिंग है, दूसरी न्यूट्रल है, इन्हें कैसे करें। और हमने लिखा था कि साइक का रोल क्या होता है स्क्रीनिंग के अंदर और टैट, बैट, SRT और सेल डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखा जाए। So if you missed the first part of this video, then go and watch। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं आगे अशोक सर के गेम चेंजिंग इंटरव्यू पे जो आपकी बहुत मदद करने वाला है। अ वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए हमारे व्यूअर्स के डिमांड पे अगेन। थैंक यू शुभम, प्लेजर इज माइन। सर यहाँ से आज हम दोबारा आपकी नॉलेज साइक टेस्ट मास्टरी की एंड SSB भोपाल साइकोलॉजी की जो आपका था एक्सपीरियंस, उसके बारे में हम दोबारा और थोड़ी नॉलेज गेन करना चाहेंगे सर। तो सर पहला सवाल जो ये है कि ड्यूरिंग नरेशन कई बार स्टूडेंट्स को कह दिया जाता है नेक्स्ट, जिसकी वजह से उनका मोरल डाउन हो जाता है। उनका मानना ये होता है कि आज तो हमारा स्क्रीनिंग नहीं होने वाला। सो इज इट ट्रू और नॉट सर? ओके, अभी देयर इज अ बिग मिथ अबाउट इट। देयर आर टू थिंग्स यू हैव टू सी। एक चीज है, व्हाट एवर द स्टोरी यू हैव रिटन, यू हैव टू नरेट इट ब्रीफ एंड क्रिस्प। ये सभी अपने कैंडिडेट्स लोगों को भी पता है, जो भी एस्पिरेंट है। इतने बच्चे आते हैं SSB में, सबका पूरा टाइम देना मुश्किल होता है जी। सो वी वांट द कैंडिडेट टू टॉक प्रिसाइसली व्हाट इज हिज आइडिया। जब बंदा ज्यादा बोलता है, अच्छा सर ये सोचेगा यार ये कब तक इमेज पे आएगा, फालतू की बात कर रहा है, तब बोलता है कि नेक्स्ट। ओके। और ये भी हो सकता है तुम्हारा स्टोरी इतना अच्छा है, हमको बिल्कुल समझ आ गया, तभी ऐसा सर बोलता है कि नेक्स्ट। ओके, सो बोथ कैन तो हैपन। आपको ये नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट बोल दिया मेरा खराब है, ओके सो डोंट गिव इट अप। उसके बाद GD में और अच्छा पार्टिसिपेट करना। ओके, नाउ दैट्स अ वेरी बिग मिथ, यू आर क्लियर सर। अब आगे डिस्कस करने से पहले अशोक सर का इंटरव्यू, पहले हम जरा इसको समझते हैं ये क्या चीज है। देखिए ये है एसीटेक 54 की PPNDT पिक्चर। अब ये जो पिक्चर है ये पूछी गई थी 31 SSB कपूरथला में। इस पिक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ पर स्मोक दिख रहा है, एक हट दिख रही है, एक इंसान ब्रूम करता हुआ सा दिख रहा है और एक इंसान ऐसा बैठा हुआ है। अब यहां से समझते हैं कि मैं इस पे क्या बात करने जा रहा हूं। अशोक सर के सामने मैं एक स्टोरी प्रेजेंट करूंगा। वो स्टोरी मैंने खुद लिखी है अपने एसीटेक 54 में, जब मैं 31 SSB कपूरथला में गया था और वहां से मैं स्क्रीन आउट हुआ था। और वो स्टोरी कुछ इस तरह है, उसे बहुत ध्यान से सुनिए और इसी पे पूरी केस स्टडी हम अशोक सर के साथ करेंगे। स्टोरी क्या है मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। स्टोरी है, जेंटलमैन आई ऑब्जर्व देयर वर 3 कैरेक्टर। जेंटलमैन मैंने ऑब्जर्व किया वहां पर 3 कैरेक्टर थे और वो सबके सब मेल थे, उनकी एज थी 33 और वो सबके सब न्यूट्रल मूड में थे। और एक्शन क्या हो रहा था वहां पर कि एक इंसान ब्रूमिंग कर रहा था हट के सामने एंड वहां पर एक हैवी स्मोक था बैकग्राउंड में। और मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से रन करती है कि राजेश एक यंग आदमी है जो कि नियर बाय फैक्ट्री में काम करता है। वन डे ऑन हिज हॉलीडे ही वाज रूमिंग इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ही सॉ हैवी स्मोक वाज कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री। अब यहां पर क्या होता है, वो इमीडिएटली ओनर को कॉल करता है, फायर ब्रिगेड को कॉल करता है और एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। अब तुरंत वो क्या करता है, ग्रुप ऑफ मैन को गैदर करता है और इमीडिएटली वहां से रन करता है अपनी फैक्ट्री की साइड की तरफ। अब जैसे ही वो साइड पे पहुंचता है तो सिक्योरिटी गार्ड की असिस्टेंस से वहां पर पावर ऑफ करता है एंड दे ऑल टुगेदर स्टार्ट इवैक्यूएटिंग द पीपल फ्रॉम द साइट।
उसके साथ जो लोग बाहर आते हैं उनको फर्स्ट एड देना शुरू करता है। मीनवाइल एम्बुलेंस वहां पहुंचती है एंड फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर वो आग को बुझाते हैं और एम्बुलेंस के साथ मिलकर जो लोग लार्ज नंबर पे बाहर आ गए हैं उनको हॉस्पिटल भेजते हैं। जैसे ही लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो अपने ग्रुप ऑफ मैन के साथ, जो उसके साथ लोग थे राजेश के साथ, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी भी करते हैं एंड इन्फॉर्म करते हैं फैमिली मेंबर्स को जो लोग हॉस्पिटल में इंजर्ड पड़े हुए हैं। इसके साथ वो तब तक उन लोगों की देखभाल करते हैं जब तक उनके फैमिली मेंबर नहीं आ जाते। जैसे ही आते हैं वो तुरंत अपने काम के लिए आगे जो बचा होता है उसके लिए निकल जाते हैं, राजेश और उसके साथ के जो लोग हैं। अब आपको इस पूरी स्टोरी में कई दिक्कतें समझ में आई होंगी। पहले यहाँ पर मैंने लिखा है 3 कैरेक्टर और यहाँ पर दिख रहे हैं 2 कैरेक्टर, तो ये गलती है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्शन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इस एक्शन का मतलब होता है थीम। जो फ्रेशर है उनको बता दूं, थीम और एक्शन एक ही बात है। और मैंने यहाँ पर जो थीम बोला है वो गलत है। मैंने क्या बोला है, अ पर्सन रूमिंग इन फ्रंट ऑफ हट एंड हैवी स्मोक इज इन द बैकग्राउंड। ठीक है, ये गलत है। थीम हमेशा ऐसा होता है जो कि जो एक्शन हो रहा है इन बिटवीन, जैसे यहाँ पर बचाया जा रहा है लोगों को, तो वो बोला जाता है सेविंग पीपल फ्रॉम द फायर, तो वो होता है थीम। अब यहाँ पर ये गलती हो गई। दूसरी गलती क्या है, यहाँ पर मैंने बोला है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी मदद से पावर ऑफ करी जा रही है। अभी इलॉजिकल है भाई, जब वो इंसान को दिख रहा है कि आग लगी है तो सिक्योरिटी गार्ड को सबसे पहले दिखेगा, तो सबसे पहले पावर सप्लाई ऑफ करेगा जिससे आग ऑन ना बढ़े। और मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि वो पहुंचकर वहां पर पावर ऑफ कर रहा है, तो ये बड़ी मिस्टेक है। तो ये 3 बड़ी मिस्टेक है। चौथी मिस्टेक क्या है कि ये बहुत बड़ी पिक्चर है, मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है। अब ये स्टोरी पहली बात तो 4 मिनट के अंदर लिखी नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है। इसकी राइटिंग बहुत फास्ट है, या टूटी फूटी करके लिख देगा किसी तरह, बट लिखना पॉसिबल नहीं है एक नॉर्मल इंसान के लिए। उसके बाद ये 1 मिनट के अंदर बोली ही नहीं जा सकती। अगर ये बोली भी जाएगी तो सिर्फ यहां तक हो जाएगा कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आ गई और उनकी मदद से लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बचा लिया गया, बस। उसके बाद फॉर श्योर ऐसा बोल देगा नेक्स्ट। अब यहां पर हो गई है। अब सुनते हैं अशोक सर इस केस स्टडी पे क्या बात करेंगे। अशोक सर को ये नहीं पता कि मेरी एसिड अटैक 54 की स्टोरी है, उनको बताया गया है कि वो सिर्फ एक सैंपल स्टोरी है। देखते हैं उनके वर्ड्स क्या हैं इसमें। सर अभी हमारे व्यूअर्स एक पिक्चर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपने भी देखी है सर। अब इसमें क्या हो रहा है सर कि हट के सामने एक इंसान रूमिंग कर रहा है, एक इंसान साइड में बैठा है और पीछे बहुत हैवी स्मोक है। एंड देयर इज अ सैंपल स्टोरी इन फ्रंट ऑफ आवर व्यूअर्स कि उसमें एक स्टूडेंट की जो सैंपल स्टोरी है उसमें वो क्या हुआ है। तो सर अगर आप उस पिक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि उसमें गलती क्या है, तो और उसको और इसी तरह से इंसान कैसे लगे से आने वाली पीपीटी में ढंगा कर सकें वो। तो सर पहले अगर हम खाली इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट पे जाएं, तो इसने कैरेक्टर्स डिफाइन किए हैं जो कि गलत हैं। पिक्चर में दिख रहे हैं 2, इसने बोल दिए 3। तो सर इज इट अ रॉन्ग वे और अ राइट वे कि उसने ऐसे स्टार्ट किया है? ओके, सो ही हैज सीन 2 कैरेक्टर्स, बट देन व्हेन ही नरेटेड उसने 3 कैरेक्टर बोल दिया जी। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, ये हो सकता है कि बंदा बहुत एंग्जियस था उस वक्त, वो एक्चुअली क्या लिखा था वो भूल गया होगा, और जो उसका पहला बंदा जो नरेट करता था उसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता, इस बंदे ने 3 बोल दिया जी। पर देन इससे कोई फर्क नहीं है, ओके ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। अब सर अभी आपको आगे जो स्टोरी बोलना उसके कम से कम उसको अच्छे से बोलना चाहिए। ओके सर, अब यहाँ से अगर कहानी लें तो उसने एक्शन शायद गलत डिफाइन किया है, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है सर? हाँ, एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्टोरी। ओके। अगर आपको स्टोरी लिखना है किसके ऊपर, देयर इज अ फायर एक्सीडेंट इन द इंडस्ट्री, इसी के ऊपर आपको स्टोरी बनाना। सो ये जो फायर एक्सीडेंट वाला आपके एक्शन में आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन लिखा है उसका और स्टोरी का बीच में कोई रिलेशन नहीं। ओके, पर सर ये थीम जो होता है ये पूछा नहीं जाता आपसे टैट में, तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पर थीम का इंपॉर्टेंस ये है, अगर मैं आपको इतना सिंपल से बोलूंगा, इन द ग्रुप देयर आर 20 पीपल, व्हेन ईच वन नरेट्स द स्टोरी, तो आपको स्टोरीज को याद रखने में मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत होता है। 20 लोगों का स्टोरी आप कैसे याद रखेंगे एज ए कैंडिडेट? जी। लेकिन जब बंदा एक्शन बोलता है उसके चेस्ट नंबर और उसके रिलेटेड एक्शन हम याद रख सकते हैं। ओके। तभी जाके आपको जीडी में आप ये बोल सकते कि
चेस्ट नंबर इसका ये स्टोरी है, चेस्ट नंबर इसका ये स्टोरी है, वो आपको सिर्फ उसका नंबर और एक्शन देखते ही आपको वो स्टोरी याद आएगा। ओके सर, यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़े तो उसने करेक्टर मूड भी डिफाइन किया है। मूड उसने न्यूट्रल डिफाइन किया है क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन नहीं शो हो रहा है, और उसने अपने से बड़ी उम्र का इंसान मतलब अराउंड 33 ईयर्स ओल्ड तक का इसने एज्यूम किया है। सो ये ठीक है क्योंकि वो इंसान होगा 17-18 साल का, मैक्सिमम 20-21 का, और 10 साल ऊपर कर दिया उसने। अभी इसमें एक और चीज है, इसमें जो दो कैरेक्टर दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से एक कैरेक्टर थोड़ा उम्र बड़े दिख रहा है, जी दूसरा कैरेक्टर वो छोटे उम्र का दिख रहा है। अभी प्रॉब्लम ये आएगा, एक 16 साल 17 साल का लड़का क्या क्या कर सकता है, वो रियलिस्टिकली हम देखना पड़ेगा। जी और ये जो मेच्योर्ड कैरेक्टर है वो बहुत सारे काम कर सकता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। जी इसके कारण से अगर आपने थोड़ा बड़ा उम्र वाला भी मेन कैरेक्टर बना लिया तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके लेकिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये जो मूड आपने जो बताया न्यूट्रल मूड, न्यूट्रल मूड का मतलब क्या है? व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग इन दी कैरेक्टर्स फेस। लेकिन ये जो मूड है आप एक्शन से भी ले सकते हैं, जैसे तुम्हारा मेन कैरेक्टर, उसको पता चल गया कि फैक्ट्री में आग लग गया, अभी वो क्या करना चाह रहा है, लोगों को मदद करने के लिए जा रहा है। जो बंदा हेल्पिंग करने के लिए जा रहा है वो हेल्पिंग वहां पर पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पर आप आराम से पॉजिटिव मूड लिख सकते हैं। ओके, मतलब आपके एक्शन से भी आपका जो मूड है वो डिसाइड हो सकता है। हाँ। अब इससे हम थोड़ा सा आगे जाएं तो इस बंदे ने क्या किया है कि बहुत लंबी स्टोरी लिख दी है सर। अब पूरा असर तो सुनेंगे नहीं, हम्म, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर वो नेक्स्ट वाली कहानी। हाँ चलो। जी, अब इसके बाद एक और बात बनती है सर कि जब ये बंदा इतने सारे एक्शन कर रहा है तो उसमें एक इलॉजिकल एक्शन है। उसने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर असिस्टेंट से वो पावर सप्लाई बंद करेगा। नाउ दैट्स अ वेरी लॉजिकल, ये तो कॉमन सेंस वाली बात होती है। सिक्योरिटी गार्ड तो उधर ही रहेगा, जी जब इसको इसको सुनाई दे रहा वो ब्लास्टिंग का या फायर का, यहाँ तक इसका अधिकार है, वो फायर सिक्योरिटी वाला को तो जरूर पता है पास में। ओके, सो सर अभी इसने स्टार्टिंग में ही दो गलती कर दी है। सो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। पहला उसने 3 कैरेक्टर बोल दिया, देख दो रहे हैं उसे। दूसरा उसने बोल दिया कि सिक्योरिटी गार्ड की असिस्टेंस करेगा एंड बंद करेगा। तो सर मेरे हिसाब से श्योर श्योर नो है भाई, टाटा बाबा इस लड़के का तो। नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है, इसने जो गलती किया वो ठीक है, वो जल्दी में हो सकता है, किसी भी कैंडिडेट को हो सकता है। लेकिन जब आप नरेट करते वक्त आपने कितना कॉन्फिडेंट नरेट किया, थोड़ा बहुत गलतियां भी मान जाते हैं, लेकिन नरेशन सही रहा आपका, उसके बाद जाके आपने डिस्कशन अच्छा किया, तो फिर भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपका स्टोरी कोई नेगेटिव स्टोरी नहीं है। जी आपका मेन कैरेक्टर बहुत सारे मेहनत किया, ओके लेकिन वो एक्साइटमेंट की वजह से वो थोड़ा इलॉजिकल सोच लिया। ओके सर, यहाँ तक की बात समझ में आती है, बट आप इसे आगे स्क्रीनिंग के लिए भेजेंगे अगर डायरेक्ट एंट्री हो? किसी भी एंट्री अगर उसका, इस बंदे का नरेशन अच्छा है और डिस्कशन में इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, अंदर जाने का चांसेस इसका ज्यादा है। ओके, यहाँ तक की हो गई सर बात। बट सर अगर हम एक आइडियल स्टोरी की बात करें इसके अंदर, तो एक इंसान 100 वर्ड के अंदर एक्शन भी लिख दे, इंट्रोडक्शन भी लिख दे, कंक्लूजन भी कर दे, हाउ इज प्रैक्टिकली पॉसिबल सर? अगर इसका देखें स्टोरी में इसने बहुत सारे एक्शन लिखे हैं विच इज अ वेरी गुड स्टोरी, बट अंडर 100 वर्ड्स तो सर ये थोड़ा मुश्किल काम लगता है। 100 वर्ड ये नहीं होगा, लेकिन वो 100 वर्ड का क्या है, जैसे मैंने प्रीवियस जिसमें भी बोला था प्रीवियस वीडियो में, जैसे एसआरटी में 45 करते हैं हम, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। जी एक जो 100 वर्ड है कोई भी इंसान नॉर्मली 4 मिनट में लिख सकता, 100 वर्ड्स। लेकिन इस 100 वर्ड्स में आपको ये देखना कि कितने वर्ड्स आपका मीनिंग बनता है, ऐसे नहीं कि पूरे 100 वर्ड आपको लिखना है। कम लिखो भाई, लेकिन तुम्हारा हर वर्ड वो स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके मैं 200 वर्ड्स भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर वो सारे वर्ड्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है और स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, इमेज से रिलेटेड नहीं है, फिर वो वर्ड्स का मतलब ही नहीं है। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट अभी जो इस लड़के ने लिखा है वो काफी रिलेटेबल है और वो काफी सही है। तो क्या ऐसी स्टोरीज आगे भी एक्सेप्टेबल रहेंगी उसके लिए? रहेंगी रहेंगी। ओके इवन इन टीएटी
पीपीटीटी और टीएटी में ये प्रॉब्लम आएगा। पीपीटीटी में जब आपको नरेट करना है, जितना टाइम मिलता है उतने कर सकते हो। अगर मान लो यही स्टोरी आपने टीएटी में बनाया होता, साइकोलॉजिस्ट को शुरू से एंड तक पूरे स्टोरी को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। ओके सो ओके लेकिन मैंने इतना लिखना चाहिए आपको अगर अच्छा स्टोरी बनाने के लिए। ओके सर, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्टोरी में अगर हम आगे बात करें तो ये करेक्टर, मूड, जेंडर, ये चीजें भी नई है टैट के लिए। टैट में नहीं होती ये चीजें, तो इनकी क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन यहाँ पर एक पीपीटीटी का चीज है, आपको सिर्फ स्टोरी नहीं लिखना है, आपको उसको नरेट भी करना है। लिखने के बाद नरेट करने से पहले आपको थोड़ा टाइम मिलता है। कई सारे लोगों का क्या प्रॉब्लम है, स्टोरी लिख लेते हैं, टेस्टिंग हॉल से बाहर आ गया, डिस्कशन के लिए 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, जो लिख दिया वो सब भूल जाते हैं लोग। ओके जब वो वापस जाएंगे डिस्कशन हॉल के अंदर, उनको आंसर शीट वापस मिलेगा और जीटीओ ये बोला है कि यू कैन रिवाइज द स्टोरीज एंड मेमोराइज व्हाटएवर यू हैव रिटन। अभी इसको थोड़ा आसान करने के लिए ये सारे जेंडर, एज, मूड ये सब दिया, सो दैट आपको पूरा स्टोरी पढ़ने के लिए भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको देख के आपका स्टोरी अपने आप वापस आ जाएगा। जेंडर, एज, मूड देखो, एक्शन देखो आपने क्या लिखा, उसके ऊपर से आपका स्टोरी एकदम याद रहेगा। सर, ये तो बात हो गई स्टूडेंट के लिए, डिफेंस एस्पिरेंट के लिए। बट सर, आपके लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप कैसे जज करते हैं इस दम पर, इसके इन चीजों के दम पर? हमारा ये बहुत सिंपल है, हम आपको थोड़ा अच्छे लेवल में रखना चाहते हैं, सो यू शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। ओके नहीं सर, कंफर्टेबल ठीक है, बट क्या मान लो अगर जैसे यही पिक्चर थी जो अभी हमने डिस्कस की, उसमें 33 इयर्स ओल्ड का था, उसको वो जबरदस्ती अपने लिए अपने अकॉर्डिंग बना रहा है, 21 साल का बना रहा है, 20 साल का बना रहा है, क्योंकि कोचिंग्स में ऐसे बताया जाता है अपने आसपास वाले को बंदे के बनाओ एज उसकी। तो क्या आप उसको वहां से रिजेक्ट करने की कहानी उसकी शुरू हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके एज कितना भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ठीक है, कोई भी कैरेक्टर का एज हम इमेज से हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि इसका 21 ही होगा या 22 ही होगा। अब यहाँ से मान के चलो उसका शायद एज कुछ भी हो, लेकिन उसने स्टोरी अच्छा बनाया, फिर स्क्रीन होने का चांसेस ज्यादा है। ओके बट सर, यहाँ पर थोड़ा पीपीएनडीटी को थोड़ा और डिग इन करते हैं। कई बार पीपीएनडीटी लिखने के बाद या लिखने से पहले स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि जब तक ग्रुप डिवाइड ना हो कोई स्टार्ट नहीं करेगा जीडी, या ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आपको करेक्टर, मूड, थीम नहीं बोलनी नरेशन के वक्त, क्योंकि कोचिंग से आते हैं सारे स्टूडेंट्स तो निकल जाता है उनके मुंह से। सो डू यू टेक दिस पैरामीटर्स, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए, बेसिक्स इंस्ट्रक्शन, तो आप उसे एक रिजेक्शन की लाइन में आप थोड़ा उसे धकेल देते हैं, या आप रिजेक्शन की तरफ वो आ रहा है वो? जब बंदा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर नहीं पाता, तब वहां पर उसका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे नहीं कि वो 100% रिजेक्ट होगा, लेकिन वहां पर कोई गारंटी नहीं है उसका सिलेक्शन होगा। ओके चलिए सर, यहाँ तक की बात हो गई। यहाँ पर एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूंगा आगे बढ़ने से स्टेज 2 से पहले, कि कुछ जगह कोचिंग में स्पेशली बताता है डू नॉट राइट लो लेवल स्टोरी। व्हाट इज लो लेवल स्टोरी? ओके, लो लेवल स्टोरी इन विच तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है उसका कुछ करने के लिए जरूरत नहीं। ओके जैसे वो साइकिल लेके मार्केट गया, सब्जी लेके वापस आ गया, इसमें कौन से आइडिया निकलता? जी अच्छा सर, यहाँ से हम आगे बढ़े। मैं एक बात जानना चाहूंगा, सपोज नरेशन एंड हो जाता है, क्योंकि नरेशन तक में हम स्टोरी सुनते हैं, वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो वहां तक समझ में आता है कि साइकोलॉजी का काम है, साइकोलॉजिस्ट का काम है। बट उसके बाद क्या साइकोलॉजिस्ट का काम खत्म हो जाता है? नहीं, सारे तीनों असेसर का काम पीपीडीटी का शुरू से एंड तक रहता है। सारे तीनों असेसर स्टोरी को देखते हैं, सारे तीनों असेसर नरेशन को भी असेस करते हैं और डिस्कशन को भी। तो साइकोलॉजिस्ट का रोल और जीटीओ का रोल, इंटरव्यूइंग ऑफिसर का रोल, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, सारे तीनों का। बट सर, अगर हम सेकंड स्टेज से एक थोड़ा रिलेशन निकालें, तो साइकोलॉजिस्ट को कभी ना स्टूडेंट को सुनने का मौका मिलता है, ना कभी बोलने का मौका मिलता है, ना कभी बॉडी लैंग्वेज देखने का मौका मिलता है, तो बाकी चीजें टेस्ट ही क्यों कर रहे हैं? बाकी टेस्ट, बाकी चीजें टेस्ट ही क्यों कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, बोल कैसे रहा है, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे है? वो एक्चुअली एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम सीइंग, क्योंकि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। ओके ओके सर, यहाँ से अगर हम आगे चलें, अब सर आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है टैट में, अगर हम सेकंड स्टेज में आगे बढ़ते हैं तो टैट में कई बार सिमिलर पिक्चर आ जाती है एक जैसी, बट उनमें एक्शन थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा होता है। जैसे हमारे व्यूअर्स अभी देख पा रहे हैं, एक्सीडेंट का सीन है, 3 पिक्चर है। एक में खाली बच्चा गाड़ी के सामने आ गया है, एक में घोड़ा गाड़ी हमारी कार के सामने आ गई है, और तीसरा वो है जब लोग बस के सामने आ गए। अब तीनों में एक्शन सेम होगा कि बचाओ, गाड़ी को स्टॉप करो और हॉस्पिटल ले जाओ एंड उसको मेडिकल एड दो। तो सर आपके लिए तो बड़ा जज है, और स्पेशली स्टूडेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि यार अब मैं इसमें करूं तो और नया क्या लिखूं। अभी मेरे जो जितने भी एक्सपीरियंस है, जो साइक टेस्ट मास्टरी या मेरा जो एसएसबी का जो एक्सपीरियंस है, इसमें से एक चीज मेरे को बहुत क्लियर है। जितने भी इमेज रिपीटेडली जितने बार भी आ सकते हैं, लेकिन उसका जो सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम अलग रहता है। अगर इसी में हम देखते हैं, जो बच्चा गाड़ी के सामने आ गया, वहां पर एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो ये भी लिख सकते हैं हम, वो बंदा ब्रेक डाल दिया, एक्सीडेंट हुआ नहीं। लेकिन ये जो बस से साथ एक लेडी की एक्सीडेंट हो गया, वहां पर क्या होता है, चोट लगने का चांसेस ज्यादा है। और ये घोड़ा कार के साथ एक्सीडेंट हुआ, वहां पर जो बंदा घोड़ा घोड़ा गाड़ी से जो बंदा गिर गया था नीचे, उसको थोड़ा बहुत चोट चोट लगेगी, लेकिन घोड़े के लिए बहुत चोट लगेगा। अभी उसके लिए क्या करना है, तो वो अलग चीज है। ओके, सो यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो थोड़े अलग हो रहे हैं। बस से होगा तो सीवियरिटी ज्यादा होगी, उसको हॉस्पिटल इमीडिएटली लेके जाना पड़ेगा। घोड़ा गाड़ी से लगी है तो घोड़े को चोट लगी है तो उसको वेटनरी की तरफ जाना पड़ेगा, और जो आदमी बैठे होंगे उनको शायद खरोच आई होगी तो बिल्कुल। केमिस्ट के पास जाके काम चल जाएगा। चलिए सर, यहाँ तो प्रॉब्लम डिफाइंड हो गई। अब जो दूसरा सेट ऑफ पिक्चर हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं वो भी सिमिलर है। खेती बाड़ी का सीन है, उसमें एक लड़की किताब लेके खड़ी है एक पिक्चर में, दूसरे में एक लड़की ऐसी लग रही पढ़ी लिखी है, पर गांव की है, और वो कुछ सोच रही है कि कुछ करना है। अब दोनों में ऐसे ही लग रहा है दोनों स्टोरी में कुछ करना है। अब किसी तरह हमारे कैंडिडेट ने सोच लिया कि उसमें क्या करना है, पर दोनों पिक्चर सेम टाइम एक ही इमेजिनेशन काम करना बड़ा ही मुश्किल काम है सर। अभी देखो, सेम इमेज, लेकिन उसमें क्या है, कैरेक्टर्स का जो डेफिनेशन अलग अलग होता है। जी एक पिक्चर में जो लड़की बुक्स लेके जा रही है, वो थोड़ा पढ़ाई टाइप की दिखती है। जी दूसरा में जो लड़की है, लेडी है, मोर लुक्स लाइक एक जो नॉर्मल विलेज का फार्मर का वाइफ दिखती है। जी अभी दोनों का सोच अलग होगा। एक लड़की सोचेगी कि मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा, फैमिली के लिए कुछ करूंगा, लेकिन वो दूसरा लेडी सोचेगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलके खेत में काम करूंगा, हमारा फिनेंस का बढ़ाऊंगा। ओके तो वो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। ओके सर, यहाँ से अगर हम आगे चलें, अब सर जैसे इसमें ये पिक्चर फॉर एग्जांपल मेल कैंडिडेट के लिए आ गई, बट यहाँ पर तो फीमेल दिख रही है, राइट? अब जबरदस्ती यहाँ पर मेल कैरेक्टर को घुसाए एक इंसान, तो वो ठीक है कि जो दिख रहा है मेन पिक्चर में वही शुरू वही हम ले। देखो, अभी हम ये जो एग्रीकल्चर वाली इमेज के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें वो लड़की बुक लेके जा रही है, जी इसमें मैं वो जो आदमी था, उसको मैं बना सकता हूँ हीरो। तो उसने क्या किया, अपने बहन को पढ़ाई करने के लिए मदद किया। वो खेत में काम करता है, फिर भी मेहनत करके अपने बहन को कॉलेज भेजा पढ़ाई करने के लिए। ओके वहीं पर भी तुम्हारा स्टोरी पॉजिटिव बनेगा। ओके। अच्छा सर, मान लीजिए इसमें थोड़ा और वर्स करता हूँ कि तो चलिए सब कुछ न्यू एकदम स्टेबल दिख रहा है, एक इंसान है वो ज्यादा एक्शन में है। अब मैं एक फीमेल कैंडिडेट हूँ, मुझे स्टोरी बनानी है, तो मुझे तो समझ में आया, मुझे कोचिंग वाले सर ने क्या बताया कि फीमेल है तो फीमेल को ही हीरो बनाना है। अब क्या करे वो, एक्शन तो मेल कर रहा है ज्यादा वहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन योर स्टोरी, जो जो भी मेन कैरेक्टर है वो इमेज के अंदर से आना है, फर्स्ट कंडीशन। जी बाकी आप जितने भी कैरेक्टर चाहिए बाहर से ला सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तुम्हारा मेन कैरेक्टर इमेज के अंदर से आना है। ओके, बट सर सवाल का ये आधा जवाब हुआ। सवाल में एक ये बात थी कि एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक्शन में है, सो यू कैन नॉट अवॉइड दैट। सो क्या हम मेल कैरेक्टर को जबरदस्ती वहां पर हीरो बना सकते हैं?
जो कैरेक्टर अवेलेबल है उसी के ऊपर से स्टोरी बनाओ, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल डजंट मैटर, इवन इफ द ऑपोजिट जेंडर इज देयर, स्टिल आपको उसी कैरेक्टर को लेके मेन कैरेक्टर बनाना चाहिए और स्टोरी भी उसी के ऊपर ही होगा डिपेंडेंट। ओके, यहाँ तक की सर बात होगी। अब सर हम रियल लाइफ में देखते हैं या हम मूवीज में देखते हैं, फॉर एग्जांपल शोले लो, बच्चन साहब हैं, धर्मेंद्र जी हैं, दो हीरो हैं पूरी मूवी में, कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम टैट में या पीपीडीटी में ऐसा क्यों नहीं करते, दो हीरो लिया है आराम से। ओके, जब हम मूवी की बात कर रहे हैं वो थोड़ा फैंटेसी ओरिएंटेड रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखता है, यार ये बंदा कोई भी जो मेन कैरेक्टर है साथ साथ में एक बंदे के लेके घूम रहा है, इसका मतलब ये है इसका कोई कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बारे में, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो कोई भी काम करने के लिए इसको साथ में कोई चाहिए। जब ओके साथ में कोई नहीं है ये बंदा काम नहीं करेगा, इतना सिंपल है। ओके, अब सर यहाँ से थोड़ी बात और आगे बढ़ाऊं तो मुझे आपके खिलाफ कंप्लेंट्स भी मिली हैं और तारीफ भी मिली है, दोनों। पहले मैं तारीफ की बात करता हूँ। हम्म, I come to know that from the last video that many people have joined your courses and they give a very positive feedback कि यार सर बड़ा कमाल का पढ़ाते हैं, कमाल का एक्सप्लेनेशन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने जब रजिस्ट्रेशन किया तो हुआ ही नहीं, फेल हो गया और मेरी एसएसबी 15 दिन में, मैं क्या करूँ। सर ऐसा क्या है कि रजिस्ट्रेशन अब क्यों नहीं हो रहा है अब? अब इसमें एक चीज है, when we started this we wanted to have only limited people opting for the course, क्योंकि we want to give quality सर्विस, ऐसे नहीं कि हमको पैसा कमाने इससे। what is more important, when I take any task I have to give my 100%। अगर मैं ज्यादा लोग ले लिया होता है then I may not be able to concentrate more on assessment में भी कर नहीं सकता कि और काउंसलिंग में भी इतना कर नहीं सकता हूँ, ओके लेकिन हम और करेंगे। तो सर अब अगला नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन कब खुल रहा है? अभी मेरे ख्याल से 29 से होगा शुरू। ओके 29 से शुरू होगा। चलिए सर यहाँ से थोड़ा बैक टू आवर स्टोरी लाइन जो थी वहां पर आते हैं सेकंड स्टेज में। अब आते हैं सर, कहानी आती है हमारी एसआरटी पे। सर एसआरटी में हमें शॉर्ट रिस्पॉन्स लिखने होते हैं, बट अगर मैं शॉर्ट लिखूंगा तो आपको समझ में कैसे आएगा? अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट्स फॉर्म में लिख रहा हूँ या कॉमा कॉमा लगा के लिख रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है ना आपके दिमाग में आए कि यार मुझे ये लग रहा है, सामने वाले को वो लग रहा है, क्योंकि बट या बिकॉज जैसी चीजें सेंटेंस का मीनिंग ही बदल देती है। अब इसमें आपको क्या देखना है, हर सिचुएशन के पीछे एक लॉजिक है, आपको वो लॉजिक समझ आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको ये जरूरत नहीं है कि वो लॉजिक को दिखाने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को पता है कि क्या लॉजिक है। आपके जो जो भी रिस्पॉन्स निकलेगा उसे हम ये पता कर लेंगे कि वेदर यू अंडरस्टूड दैट लॉजिक और नॉट। सो सिंपल रखो एसआरटी को, तुम्हारा एसआरटी अच्छा दिखेगा, नो नीड टू अननेसेसरली एक्सप्लेन। ओके, अब सर यहाँ से मैं एक कहानी और बढ़ाता हूँ, वो होती है वैट की। अब वैट में सर क्या सीन होता है कि हमें शॉर्ट रिस्पॉन्स लिखने होते हैं, बट उसमें हमें ना तो कोई सजेशन देना होता है, ना आई लिखना होता है, ना शुड लिखना होता है, कुछ कोई प्रीचिंग नहीं करनी होती, बट सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सुन के हमारे दिमाग में एक सेम थॉट आती है बार बार। अगर मैं कह रहा हूँ मदर, सो मेरी मदर या तो बहुत अच्छी है या आई लव माई मदर। नाउ दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब कि ऐसे शब्द को कैसे डील किया जाए। आपको ये रिस्पॉन्स लिखना है, द वर्ड इज मदर। आप कई सारी चीज सोच सकते हैं मदर के बारे में, जो हमारा दिमाग में जो पहले आता है कि लाइक नो नॉर्मली पीपल राइट आई लव माई मदर। अगर कोई बंदा लिखता है कि मदरलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, मदरलैंड एक्सेप्टेबल। बट सर सवाल तो वही रह गया ना, आई मी शुड यूज नहीं करना, और यहाँ हम आई लव मदर ले रहे हैं, तो ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? ये एक्सेप्टेबल इसलिए वो नहीं कि मदर मदर का ये होना चाहिए कि यू शुड राइट अबाउट ओनली अबाउट योर मदर। एनी रिलेटेड वर्ड्स यू कैन राइट, एनी रिलेटेड सेंटेंस यू कैन राइट, जो आपका दिमाग में चल रहा है। लेकिन हमारा क्या है, हम थोड़ा स्केप्टिकल लोग हैं, तो ओके यहाँ पर ज्यादा स्केप्टिकल नहीं सोचना है, आपको थोड़ा अपना दिमाग खुल के सोचना पड़ेगा। ओके, खुल के सोचना पड़ेगा, बट सर सेंटेंस जैसा आई लव माई मदर, इससे तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं पता लग रहा। हर कोई अपनी माँ को प्यार करता है, आपको तो ओएल क्यों चाहिए? इसलिए कह रहा हूँ कि वो मदर का सिर्फ मदर मत लो, मदर के रिलेटेड कई सारी चीज लिख सकते हैं, ओके जैसे मदरलैंड,
हम बोलते हैं मदर टंग, isn't it? जी। वहीं से बहुत सारी चीज हो सकता है। ओके, तो यहाँ से सर हम थोड़ा आगे बढ़े तो कहानी आती है हमारी सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे सर। कोचिंग वाले सर बता के भेजते हैं कि हमें सॉरी आपको मतलब डिफेंस एस्पिरेंट्स को बात पैराग्राफ में लिखनी है, पॉइंट में नहीं। अभी तक हम सब कुछ पॉइंट में लिख रहे थे एसआरटी में, बैट में, शॉर्ट शॉर्ट। अब एकदम से पैरा क्यों? यहाँ तो वैसे ही 15 मिनट मिल रहा है। लेकिन ये तुम्हारा टीएटी जैसे, टीएटी में आपको पैराग्राफ लिखना पड़ता है। जी। डब्ल्यूएटी और एसआरटी में आपको क्या चेक करते हैं? क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, वहां पर टाइम वर्सेस स्पीड का रेस है। लेकिन एसडी ऐसी चीज है जिसमें आप अपने बारे में लिखते हो। वहां पर मैं पॉइंट फॉर्म में लिखूंगा, वो किस लिए इसलिए अच्छा नहीं दिखेगा, सिर्फ वो बंदा पॉइंट लिख के छोड़ देता है। सपोज यू आर राइटिंग पॉइंट 1 कॉन्फिडेंस, पॉइंट 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मेरे को ऐसे लगेगा ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग सम क्वालिटीज, बट आपको ये पैराग्राफ में लिखेंगे, आप उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। my parents think that I'm a responsible son to them। इसमें एक्चुअली तुम्हारा जो सच का पर्सनालिटी है वो निकलेगा when you are writing as a paragraph। ओके ओके सर, यहाँ तक की बात हो गई। जब भी हम किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट से मिलते हैं या हम किसी ऑफिसर से मिलते हैं तो वो हमें ये बात कहते हैं कि मेक योर रूटीन एज एन ऑफिसर। सुबह उठना टाइम से, डिसिप्लिन से काम करो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी पर्सनैलिटी बाहर आएगी। पर सर सोच के देखिए, जैसे चलिए टैट है या एसआरटी है या वैट है, उसमें कहीं डेली रूटीन की बात तो हो ही नहीं रही। तो क्या डेली रूटीन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है? डेली रूटीन इसलिए आपका फिजिकली और मेंटली वो जो टाइम मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट है वो लाने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है एक ऑफिसर का। जी। लेकिन आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो बहुत सिंपल है, उसका इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है। इट इज अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। और ये इमेजिनेशन जो बात है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके सर, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो एक कोई स्पेसिफिक चीज आप ऐसी बताना चाहेंगे जो हम डेली रूटीन में ऐड करें, इससे साइकोलॉजी में थोड़ा इंप्रूवमेंट आए? क्योंकि जो भी सिचुएशन दिखाई जाती है साइकोलॉजी में, सिचुएशन क्राइसिस दिखाई जाती है। अगर इसको रूटीन में डालना है, मैं हमेशा सबको बोलता हूं, पढ़ो। द मोर यू रीड योर इमेजिनेशन विल इंप्रूव। क्या पढ़ना है? नॉवेल्स पढ़ो, कोई भी बुक्स पढ़ो। जैसे हम रिटर्न के लिए प्रिपेयर करते हैं, कैट, सीडीएस, आईनेट, सबको मतलब एक ही साथ प्रिपेयर किया 3 महीने 4 महीने, उसका दिमाग में पूरा फैक्ट्स रहता है, वो तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? यू टू रीड नॉवेल्स, मोटिवेटिंग बुक्स। ये सब पढ़ने से तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा, इमेजिनेशन बढ़ेगा, तभी जाके तुम्हारा टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा आसान से हो जाएगा। सर आज हमें मौका मिला है साइकोलॉजिस्ट से ये पूछने का कि कौन सी किताब पढ़ें, तो आप कौन से जवाब देंगे? मैं बोलूंगा कि यार जो तुम्हारा पसंद है वो पढ़ो, ठीक है, मेरे से मत पूछो। सर हम तो ये सोच के बैठे थे साइकोलॉजी बैठा है तो वही बता दे, क्या पता कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है। आपने हम पे छोड़ दिया। फिर भी सर आपकी कौन सी फेवरेट है? मेरे कौन से फेवरेट है? मैं तो पूरा एडवेंचर का नॉवेल्स पढ़ता हूँ। ओके सर, अब मैं स्क्रीनिंग के उस वाले हिस्से पे आना चाहूंगा, जीडी वाले पे। जब बहुत ज्यादा फिश मार्केट होता है, कोई नहीं बोल पाता, कोई भी डिस्कशन नहीं हो पा रहा, बट वहां पर असेसर कह देते हैं इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन एंड वी हैव डन द असेसमेंट, एंड ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है कि आज तो हम घर जाएंगे। सो डू यू टेक असेसमेंट ऑन दैट बेस ऑफ जीडी जिसमें कोई नहीं बोल पाया? नहीं, अगर कोई बोल नहीं पा रहा है, हमको भी समझ नहीं, तब तुम्हारा पूरा असेसमेंट स्टोरी और नरेशन के डिपेंडेंट है। ओके तो जीडी का मतलब वहां पर इंपॉर्टेंस एकदम नेल हो जाएगा। जीडी तो हुआ नहीं, कैसे करूंगा फिर? ओके तो वहां पर कोई असेसमेंट नहीं होगी जीडी का। दैट्स ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर साइक टेस्ट मास्टरी अगेन सर। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच। Okay. This is the end of Ashok sir game changing interview. Now don't forget to see the first part of Ashok sir interview. It will help you a lot. Now take care. Bye bye. Jai Hind.